हमारे सभी दर्शकों को स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 4 बज चुके हैं, लेकिन एकाएक दुनिया में बाइडेन के आने के बाद कई मोर्चों पर बड़े गंभीर हालात हो रहे हैं। दुनिया की 4 बड़ी टेंशन, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं इस वक्त आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। आइए आपको दिखाते हैं। भारत ने अचानक एलएसी पर कई हजार जवान बढ़ाने का फैसला कर दिया है। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इस पर मेरे सहयोगी सुमित से हम इनपुट लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ गई है। साउथ चाइना सी में चीन और जापान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर। और बाजवा पीओके में एक बार फिर से एलओसी पर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में है। और यह पाकिस्तान क्या कर रहा है? एलएसी की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर है एलएसी की सुरक्षा से जुड़ी हुई, वो अभी खबर आ रही है। एलएसी पर तैनात होंगे अतिरिक्त 10,000 जवान। चीन की साजिश को देखते हुए सेना का बड़ा फैसला। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पूर्वोत्तर राज्यों में कम होगी सेना की संख्या और पूर्वोत्तर राज्यों के 10,000 जवान एलएसी पर तैनात होंगे। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं चाहूंगा यह बड़ी खबर आपको बता दें। और एलएसी पर इसका मतलब बिल्डअप बढ़ाना का प्रयास चल रहा है और यह अपने आप में नए साल में बहुत अच्छा संकेत नहीं है। एलएसी के अगर बिल्डअप की बात की जाए तो यह चिंता का विषय है। यह सोचने वाली बात है कि आखिर क्या है। एलएसी पर तैनात होंगे अतिरिक्त 10,000 जवान। आइए, ये जो जानकारी है, इस जानकारी को लेकर मेरे पास जो इनपुट आ रहा है, ये बड़ी जानकारी हमारे पास है। और इसके ऊपर मैं जो जानकारी आपको लेकर आ रहा हूं वो बताने से पहले यहां पर सीधे चलेंगे। राजन कोचर सर मेरे साथ हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एलएसी की सुरक्षा से अभी की ये बड़ी खबर हमारे पास है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ है। सुमित, एलएसी पर 10,000 जवानों की तैनाती, क्या मतलब है इसका? देखिए निशांत, इसका मतलब साफ है। आपको याद है कि आर्मी चीफ ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में लगातार स्टेट में हालात सुधर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी को लेकर चीजें सुधरी हैं। तो यही वजह है कि इन जवानों को यहाँ से एलएसी के इलाकों में भेजा जाएगा। निशांत, ये आप एक और बात समझने की है कि ये जवान सीधा फ्रंट लाइन पर नहीं जाएंगे। ये दरअसल रिजर्व फोर्सेस के अंदर शामिल होंगे, जो पीछे रहते हैं और जिनका मकसद होता है कि अगर फ्रंट लाइन पे जरूरत पड़ती है तो फिर इनको भेजा जाएगा। और ये रोटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। 3,000 जवानों को लगभग अभी जल्दी भेजा जाएगा और बाकी के 7,000 जवानों को इस साल के अंत तक भेजे जाने की उम्मीद है। निशांत, मुझे ये बताइए आप, यहां पर इसके बाद मैं इसकी वॉल पर भी चलूंगा। जरा सुमित का फोटो प्लेट दिखाएं यहां पर। राहुल, मुझे ये बात बताइए आप सुमित, एक बात कि यहां पर जो पूर्वोत्तर से जवान हटाने की बात की जा रही है, वो फैसला जो है, क्या ये माना जाए कि अब 2021 में एलएसी एक परमानेंट फ्रंट बन जाएगा? देखिए, ये बात तो तय है। पिछले कई समय से लगातार आपको ये भी याद है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है निशांत, लेकिन 9वें राउंड की जो बैठक है कोर कमांडर की अभी तक नहीं हुई है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहने के लिए ये सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है। और मैं बार बार आपको ये कह रहा था कि खुद आर्मी चीफ ने 12 तारीख को एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हमारे कई जो इलाके हैं वो बिल्कुल काम है, कोई चीजें वहां पर नहीं बिगड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो हम लगातार ऐसी जगहों पे से जहां पर आर्मी की जरूरत नहीं है वहां से निकालकर उनको उन फ्रंट्स पर भेजेंगे, डाइवर्ट करेंगे जहां पर उनकी जरूरत पड़ती है। और एलएसी इस समय आपको पता है, मुझे पता है कि पिछले 8-9 महीने से ज्यादा माहौल गर्म है और आगे अगर इस चीज को जरूरत पड़ती है तो उसी के हिसाब से इन कदमों को उठाया भी जा रहा है। निशांत, सीधे क्विकली यहां सर सीधे लेके चलेंगे। स्कंद तायल सर मेरे साथ मौजूद है, फॉर्मर एम्बेसडर। स्कंद सर, क्या यह समझा जाए कि भारत अब एक लॉन्ग टर्म पोजीशन एलएसी को बना के चलने की कोशिश में है? जी हाँ, बिल्कुल। जो अगर रिडिप्लॉयमेंट की ये खबर है, उसका एक अच्छा पक्ष ये है कि नॉर्थ ईस्ट में इस समय शांति है और वहाँ से हम अपने आर्मी को हटा सकते हैं और जो सेंट्रल फोर्सेज है, सीआरपीएफ वगैरह, वही वहाँ पे अब स्थिति संभाल सकते हैं। पर दूसरा आपका कहना बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये देख रही होंगी कि चाइना का कितना डिप्लॉयमेंट है पीछे की तरफ, और उसको मैच करने का पूरा एक प्रयत्न रहेगा जिससे कि भारत को कभी कोई सरप्राइज ना हो। और जैसा सेनाध्यक्ष ने भी कहा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्प्रिंग के बाद वहाँ क्या होता है ये देखने वाली बात है। पर ऐसा नहीं लगता
उसकी तनाव में कोई कमी होगी और अनफॉर्चुनेटली शायद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह जो पाकिस्तान के साथ हमारा एडवांस्ड डिप्लॉयमेंट है, डीप डिप्लॉयमेंट है, हो सकता है कि लद्दाख में भी और अरुणाचल में से भी जो खबरें आ रही हैं कि अरुणाचल में भी अब वो पुराना इंक्रोचमेंट है, चाइना का नया है, वो तो अलग चीज़ है, वो उसमें राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता, पर अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हमारे इलाके पर चाइना ने पुराना कब्जा किया हुआ है और वहाँ पे भी कुछ गांव बना लिए हैं। तो भारत को न केवल लद्दाख में बल्कि अरुणाचल और इस में भी एक स्थिति में रहना होगा कि अगर चाइना की तरफ से डिप्लॉयमेंट बढ़ता है, कोई प्रेशर बढ़ता है, तो इमीडिएटली बहुत जल्दी हमारा डिप्लॉयमेंट वहाँ पे। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा इस खबर के बारे में इलैबोरेशन दे दूं, फिर एक कसवर मेरे सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं जो कि मेरी टीम तैयार कर रही है और वो चौंकाने वाली खबर इसके तुरंत बाद में लूंगा। कसवर की तरफ से एक ब्रेकिंग आ रही है अभी। भारत एलएसी पर तैनात करेगा 10,000 जवान। भारतीय सेना 10,000 जवानों को चीनी खतरे से निपटने का काम सौंपेगी जो रिजर्व डिवीजन का हिस्सा होंगे। ये देखें आप, 10,000 जवान, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर बहुत तेजी से राहुल। ये आसानी से कभी भी एलएसी पर सुरक्षा कर रहे फ्रंट लाइन सैनिकों का सहयोग करने के लिए तैनात किए जा सकते हैं, यानी कि हम तैयार हैं। सुमित को स्टैंड बाय पर रखें। इन सैनिकों को संवेदनशील इलाकों में किसी आपात स्थिति से भी निपटने के लिए भेजा जा सकता है। यह बड़ी खबर। इस कदम से सेना को सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने और पारंपरिक अभियानों के लिए जवानों को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। राजन कोचर सर मेरे साथ आ चुके हैं, जनरल राजन कोचर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर ये जो एक नया डेवलपमेंट आया, क्या समझा जाए, इसका मतलब क्या है? निशान जी, ये जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं या फौज अपनी कार्रवाई करती है, ये इंटेलिजेंस के ऊपर होती है। और जैसे जैसे इंटेलिजेंस हमको मिल रही है वहाँ पे एलएसी से कि कोई किसी भी टाइम पे हरकत नहीं हो सकती है दुश्मन की, और उसके लिए हमको चौकन्ना रहना है। एंड स्पेशली ये फोर्सेस का जब अभी ये जो न्यूज़ आई है कि 10,000 हमारे जवान मूव करेंगे वहाँ पे, वो एक्टिविटाइज करके उनको हम रेडी अपना रखना चाहते हैं। अपनी रिजर्व्स को हम एक ऐसी सिचुएशन में रखना चाहते हैं कि अगर हमको इस्तेमाल करना पड़े इन ट्रुप्स को, तो ये ट्रुप्स मिशन रेडी और बैटल रेडी रहेंगे। और इसीलिए इनकी मूवमेंट अभी की है, बिकॉज इनके जो। राजन सर मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर कि पाकिस्तान और चाइना दोनों कुछ खिचड़ी पका रहे हैं बॉर्डर पर? क्योंकि मेरे पास एक बड़ी खबर कसवर के साथ आ रही है, सभी मेहमानों को हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। कसवर आप बने रहिए मेरे साथ। सर प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये मैं जो आपने इसको बिल्कुल अपना जो सही बोला है, बिकॉज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान आर्मी के बीच में कुछ तालमेल हो रहा है, और वो जो एक्सरसाइजेज उनकी हो रही हैं और उनके जॉइंट मिशंस उनके प्लान हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो रही है, उनके इक्विपमेंट की कोऑर्डिनेशन हो रही है आपस में। तो ये सारी चीज़ें जो इनपुट्स आती हैं हमारे पास, और हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो एक बार नहीं, इसको 3 बार वेरीफाई करते हैं इनपुट्स को एक नतीजा पे आने के लिए। और ये सारी जो इंडिकेशंस होती हैं, और हम चौकन्ना हमको हमेशा रहना पड़ेगा, एंड वी कैन नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज। सर आप जो बता रहे हैं एक बड़ी खबर के लिए एक बार आपको प्लीज रोक रहा हूं। कसवर आप एक बड़ी खबर बता रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर शॉट्स तैयार हो गए, कसवर खबर बताए तुरंत, सिर्फ कसवर को बताइए। निशांत, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए और बजाय डिफेंसिव पे एग्रेसिव हो जाए। और जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि उनके जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं उनको 3 दफा चेक करते, तो सेम स्ट्रेटजी एक हमारी भी ये होती है यहाँ पे सहाफियों की, तो हम भी 3-4 सोर्सेज से करते हैं। और मुझे ये बड़ा रेयर होता है कि 4-5 सोर्सेज से एक ही किस्म की इनपुट जब आती है। तो आप एयरफोर्स वाली क्या बात कर रहे हैं, बताइए जरा। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनको फ्रंट मोर्चों के ऊपर भेज दिया गया, और ये फास्टर। बड़ी खबर कसवर, आप रुकिए मेरे साथ। एलओसी पर पाकिस्तान के जवान हाई अलर्ट पर। बड़ी खबर, पाक एयरफोर्स के फाइटर भी तैयार किए गए, फाइटर प्लेन को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा गया। बड़ी खबर, एक दो बार फिर दिखाएं इस बड़ी खबर को।
बड़ी खबर यह है, एलओसी पर पाकिस्तान के जवान हाई अलर्ट पर हैं। पाक एयरफोर्स के फाइटर भी तैयार किए गए, फाइटर प्लेन को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा गया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे सामने, शॉकिंग रिपोर्ट, बहुत हैरान करने वाली खबर। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर तैयार किए गए हैं। एलओसी पर भारत की तेजी से पाकिस्तान में घबराहट है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, कसवर मेरे साथ है। कसवर, इस खबर के साथ सीधे कसवर को मेरे साथ लाएं। कसवर, क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है? ये बहुत सीरियस है, मुझे याद है परसों भी आपने हमारे साथ हमारे शो में कुछ ऐसी जानकारी दी थी, लेकिन इतनी पुख्ता नहीं थी वो। निशांत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था उस वक्त कि हमारे जो आर्मी चीफ है वो इस वक्त क्वेटा में थे, तो मैंने बताया था कि 3 दिन के बाद आप इनको देखेंगे वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और आज हमने उनको देखा है, जनरल बाजवा साहब, आप कराची में उनको देखेंगे, क्वेटा में देखेंगे, उनको गिलगित बल्तिस्तान में देखेंगे। तो इस वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पाकिस्तान निकला है एक डिफेंसिव मोड से और वो अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। और आपको अगर पिछले 3 दिन की चीजें हम मिलाएं, मसलन शाहीन का मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा एक छोटी बात नहीं थी इस किस्म के पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर के ऊपर। और 3 दिन पहले फैसला कर लिया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जनरल बाजवा की मुलाकात हुई, उनमें DGISI भी शरीक थे। तो उनकी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि इन्होंने एग्रेसिव होने का फैसला करो। आज हमने देखा है कि सुबह एक हाई डिप्लॉयमेंट हुई है वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के एक हाथ में। और इस वक्त निशान मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो होती है 11th आवर के ऊपर जो मूवमेंट होती है बड़ी खतरनाक होती है। और अगर आप इसको तनाजुर में देखें, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कसवर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि इसे मिलती जुलती एक और खबर जो आपने मुझे दी है वो अपने दर्शकों को बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। भारत फ्रांस की एक्सरसाइज से घबराया पाकिस्तान आर्मी चीफ ISI हेडक्वार्टर पहुंचे। जनरल बाजवा ने ISI चीफ फैज हमीद से मुलाकात की है। शॉट्स के साथ मुलाकात इंडो फ्रांस एक्सरसाइज के बीच ISI चीफ से मिले हैं बाजवा। जनरल बाजवा की मुलाकात बहुत मायने रखती है, खासकर यह देखते हुए ISI चीफ से मुलाकात की है फैज हमीद से। और यह हमारे सामने जो जानकारी है, यह इंफॉर्मेशन है। मैं सीधे चलूंगा, ISI चीफ से तो कोई हरकत करने के लिए मुलाकात हुई होगी, लेकिन कसवर से मैं सिर्फ खबर जानना चाहूंगा। सीधे दिखाएं कसवर को। कसवर, क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है? जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि वो इसमें शरीक नहीं थे। लेकिन जब इस किस्म के मामला बढ़ जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सिर्फ गो अहेड होता है, जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को दे दिया गया। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जनरल बाजवा साहब मौजूद हैं वहां पे, DGISI हैं और मिलिट्री के जो इंटेलिजेंस के हेड में ऑलरेडी मौजूद हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऑलरेडी टेंशन हाई है और ग्राउंड फोर्सेस को मूव कर दिया जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो टॉप ऑफ द लाइन बर्ड्स हैं उनको अलर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक जंग का माहौल है। और मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ, पाकिस्तान इससे पहले हमने देखा डिफेंसिव माहौल में था। जब से इमरान खान ने उनको फोर्सेस को गो हेड दिया है, ग्रीन सिग्नल दिया है, उसके बाद हमने देखा कि इस किस्म की डिप्लॉयमेंट तो पिछले 7-8 साल में हमने नहीं देखी, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ से इस्लामाबाद से सोर्सेस से हमें आप बता रहे हैं 7-8 साल में आपने डिप्लॉयमेंट नहीं देखी है कसवर। जो अभी डिप्लॉयमेंट है, ये चिंता की बात है कसवर। ये वाकई मैं वही आपको बता रहा हूँ। मनीष झा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जानना चाहूंगा कसवर, ओके मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं कसवर। मनीष झा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत की MA, भारत की सरकार कैसे देख रही है, लेकिन उसके पहले कब LOC पहुंचे बाजवा, और अभी जो डिप्लॉयमेंट की खबर है ये चिंताजनक है। सीधे दिखाएं ये खबर हमारे सामने। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये देखें, आप जरा सीधे प्ले करें राहुल। ये कब LOC पहुंचे बाजवा, ये है अब 22 दिसंबर 2020 भारत को जवाब देने का दम भरा, ये कहा बाजवा ने LOC पर। बहुत अच्छा बॉल है, वेल नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 18 अक्टूबर 2020 कश्मीरियों को समर्थन देने का शगुफा छोड़ा, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 2 अगस्त 2020 सैनिकों से बोला चुनौतियों के लिए तैयार रहें। 25 मई 2020 कश्मीर का राग अलापा। 28 अप्रैल 2020 उल्टे भारत पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। कल ISI के हेडक्वार्टर में पहुंचकर एजेंसी का गुणगान करते नजर आए जनरल बाजवा का बॉर्डर पर एक्टिव होना यह संकेत कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान साफ दिखाई दे रहा है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, हमने कमर तोड़ दी है कश्मीर में आतंकियों की, लगभग सारी सुरंगें सील कर दी, बल्कि हम उनकी सुरंग से उनके ही मुल्क में जाकर वापस लौट आए, ऐसी इंफॉर्मेशन भी आई। सीज फायर जो तोड़ रहे हैं, करारा जवाब मिल रहा है, और यहां पर इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, विदेश मंत्रालय का मानना यह है कि पाकिस्तान की ये हरकत एक तरफा और उकसावे वाली कार्रवाई है और पाकिस्तान इसकी कोशिश पिछले कई महीनों से कर रहा है। आप ध्यान देखिए कि जब LAC पर तनाव बढ़ा
उस समय से पाकिस्तान लगातार एक टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन को ओपन करना चाहता है। उसके पीछे कई मकसद हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्ते में अभी आप कहें तो बर्फ जमी हुई है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी बहाने भारत को इंगेज किया जाए और इसके लिए विश्व समुदाय की तरफ से दबाव दिया जाए। तो उन्होंने दो रणनीति यहाँ पर अपनाई। एक रणनीति ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भारत कभी भी हम पर अटैक कर देगा, हम पर अटैक कर देगा। यहाँ तक कि दिखाने के लिए कराची जैसे शहरों में रात भर बत्तियाँ बंद करके फाइटर जेट उड़ाए गए। पर्पस ये था कि पाकिस्तान एक तरफ जहाँ अपने डोमेस्टिक इशू से सबका ध्यान हटाना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ किसी न किसी बहाने मैं ये जानना चाह रहा हूं मनीष की इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, भारत सरकार क्या क्या देख रही है, का ध्यान खींचना चाहता है, एमईए क्या क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या है आपके पास? निशांत, मैं आपको यही कह रहा था जो एमईए कह रही है। एमईए का मानना है कि पाकिस्तान की जो ये कार्रवाई है वो कार्रवाई एक तरफा और उकसावेपूर्ण कार्रवाई है, जहां पर वो युद्ध का माहौल बनाना चाहता है। ये दिखाना चाहता है कि भारत युद्ध कर सकता है और इसी संदर्भ में वो अपनी तैयारी को दिखाना चाहता है। लेकिन जहां तक भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार का यही मानना है कि भारत सरकार किसी भी समय किसी भी हालात में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और ये मैं चलूंगा राजन गोचर सर के पास। ये जो हमारे पास अभी जो सीक्वेंसिंग चल रही है नीचे ग्राफिक्स के साथ, बल्कि सर जल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज एक चीज बताएं जो अनप्रेसिडेंटेड चीज है, सर बहुत शार्प रिएक्शन लूंगा मैं, वो ये है कि सर्दी में बर्फ जमने के बाद दोनों मुल्क तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ अगले 2 महीने में जब बर्फ पिघलेगी, बल्कि 1 महीने में जब बर्फ पिघलना शुरू होगी तब कोई एक्शन हमें आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाइना और पाकिस्तान? निशांत, ये डेवलपमेंट आपको यूएस में जो अभी प्रेसिडेंटशिप का चेंज हुआ है उसके ऊपर भी ये आपको अपना तवज्जो लाना चाहिए, क्योंकि पहली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी प्रो इंडिया थी और अभी जो सिग्नल्स आ रहे हैं यूएस से वो इतने प्रो इंडिया नहीं हैं, वो पाकिस्तान की तरफ भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। सो पहली चीज़ ये। दूसरा ये है कि टाइमिंग, जो लड़ाई का जो टाइम है, अभी हम जनवरी के महीने में आ गए हैं और जब तक ये मामला आपका गर्म होगा ये आपका फरवरी आ जाएगा। फरवरी मार्च का जो महीना है वो काफ़ी कंड्यूसिव रहेगा ऑपरेशंस के लिए और स्पेशली लिमिटेड ऑपरेशंस के लिए। और आपने GOC 15 कोर का स्टेटमेंट आपने 2 दिन पहले सुना होगा, जिसमें उसने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन 70% रिड्यूस हुई है। तो अभी जो पाकिस्तान का जो सिचुएशन ये है कि स्पेशली इमरान खान की अब वो इसकी इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, वो एक फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है। और सर, लेकिन मेरा एक और स्कूल ऑफ थॉट है सर, मैं आपसे इस पर भी जानने की कोशिश करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उनका अटेंशन सीख करने के लिए सब कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की कायराना करतूत, पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। बड़ी खबर, 10 JNK राइफल्स के हवलदार निर्मल सिंह शहीद हो गए। सेना ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, सीधे शॉट्स के साथ। LOC के पास अग्रिम ठिकानों पर सीज फायर का फिर से उल्लंघन चल रहा है। यह बड़ी खबर हमारे पास है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, सीज फायर वायलेशन, आप LAC से लौटे, LOC पर क्या हाल है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टू फ्रंट वॉर सिनारियो को लेकर दोनों फ्रंट को लेकर गर्माहट की जा रही है। LAC पर अभी सिर्फ और सिर्फ मोबिलाइजेशन का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। निशान, अभी भी ना सिर्फ विंटर स्ट्रैटेजीज को बल्कि आने वाले समर्स में यानी आगे लॉन्ग हॉल्ट की भी क्या तैयारियां हैं, इस पर काम किया जा रहा है फोर्सेस की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि LOC पर लगातार इस साल के अंत तक यानी 2020 के अंत तक करीबन 4,500-5 हजार तक चीज का वॉल्यूशन किया गया, जो पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा है। निशान, तो ये देखिए ये स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से अंकित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या हाल है वहां पर? LOC पर बताया जा रहा है सीज फायर वायलेशन हुआ है और क्या हमारा रिस्पॉन्स है? निशांत, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। आज पाकिस्तान की तरफ से
कंधार सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहीं कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहीं भारतीय सेना का एक जवान जो है कल देर रात पुंछ सेक्टर में शहीद हुआ। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ऐसे लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की मंशा है कि मैं आतंकियों आपको की थोड़ा सा घुसपैठ रोकूंगा करवाई यहाँ जा पर। सके। अंकित, आप जो जानकारी दे रहे हैं लगातार सीज फायर वायलेशन, वहां पर इतना जबरदस्त बिल्डअप, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर जिस पर मैं अभी सीधे आने जा रहा हूं कसवर पर और मनीष झा के पास, पाकिस्तान पर FATF की ब्लैक लिस्ट में जाना करीब करीब तय। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को फंडिंग अभी भी जारी है। पाक में बिना किसी रोक के जमात उद दावा और जैश जैसे संगठन एक्टिव हैं। आतंकवाद से पाक के रिश्तों पर FATF की नजर। पाकिस्तान के सुधरने के लिए हमेशा इंतजार नहीं किया जा सकता, FATF ने यह कहा है। यहां पर कसवर मेरे साथ है। कसवर, पूरी जानकारी दीजिए FATF को लेकर, खासकर FATF पाकिस्तान को अभी आड़े हाथों ले रहा है। निशांत साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि एक ऐसा फ्रंट है जिसके ऊपर इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो नाकाम नजर आई है। FATF इस वक्त एग्रेसिव मोड में है और पाकिस्तान तमाम तर कोशिश के बावजूद कि इम्प्रेस कर ले इनको, FATF को, और ग्रे स्ट्रीट से निकलने की कोशिश कर रहा है। काफी अरसे से हमने पिछले साल भी ये इसको काफी लंबा इसको रिपोर्ट किया। तो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान इस मौके को मुकम्मल तौर पर फेल हुए हैं। मसलन यहाँ पे इन्होंने काफी इकदाम किए हैं, जिस तरह ज़कीर रहमान लखवी का लेटेस्ट हमने देखा कि उनको भी कोर्ट में एक सजा हुई है और उसके बाद JUD की बात हुई है, लश्कर तैयबा की बात हुई है। इन सबको लेके एक तरफ पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, बड़े ग्राउंड इन्होंने ऑफेंसिव लॉन्च किए हैं इन मिलिटेंट्स के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FATF को इम्प्रेस करने में नाकाम नजर आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, लेकिन ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। पाकिस्तान की अभी तक कोशिश यही थी कि फरवरी में एक बहुत बड़ी, जिस तरह यहाँ पे मिनिस्टर्स कहते रहे कि बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो यही थी कि शायद ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा जा रहा है, और मैं यहां पर स्कंद सर के पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले FATF की ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान, ये बड़ी खबर जरा सीधे प्ले करें यहां पर। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसको प्ले करें यहां पर। जो जानकारी हमारे पास है बहुत तेजी से इसमें निकलेंगे। FATF की हिदायत के बाद भी पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की फंडिंग जारी है। नंबर 1, अगले महीने FATF की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पर डालने पर विचार हो सकता है। नंबर 2, अक्टूबर में रिव्यू में कहा गया था कि आतंकवाद से निपटने के लिए पाक गंभीर नहीं दिख रहा है, स्टॉप यहां पर। और अक्टूबर में यह जो बताया गया है कि FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने जो कहा था, और मैं उसे कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि जहां तक हम देख रहे हैं आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई में तेजी जरूर आई है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम पाकिस्तान को थोड़ा समय देंगे, लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। मार्कस प्लेयर, ये FATF के अध्यक्ष का बयान है। स्कंद सर, बहुत शार्प रिएक्शन में आपसे ये लेना चाहूंगा। FATF जो है, ग्रीक टाइम्स की रिपोर्ट उसमें आई है, उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इनफ, और यहां पर हम बाजवा की ISI चीफ के साथ मुलाकात देख रहे हैं, सीज फायर वायलेशन देख रहे हैं। ये सब कहां लीड कर रहा है सर? देखिए, FATF के अध्यक्ष का बिल्कुल सही असेसमेंट है कि पाकिस्तान टाइम टू टाइम कुछ अपना दुनिया को दिखाने के लिए कुछ एक्शन दिखाता है, पर उसके बाद वो एकदम एक्शन को वापस ले लिया जाता है, और जितना भी या तो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, या जो किसी के खिलाफ अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, या जेल में ही ऐसी स्थिति क्रिएट की जाती है कि बड़े कंफर्टेबली रहें। पर ग्रे लिस्ट में ही मुझे लगता है कि FATF में पाकिस्तान अभी रहेगा, और ब्लैक लिस्ट होने की तो उम्मीद कम है, क्योंकि 3 देश उनके सपोर्टर हैं, चाइना, मलेशिया और टर्की। और जब तक अगर 3 देश अगर ब्लैक लिस्ट को अपोज करे तो ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सकते। तो पर ग्रे लिस्ट में ही रहें तब भी काफ़ी दबाव पाकिस्तान के ऊपर रहेगा, और मुझे लगता है कि यही एक रियलिस्टिक अचीवमेंट है। दूसरी चीज जो LOC पे दबाव की बात है, देखिए इमरान खान के ऊपर डोमेस्टिक दबाव बहुत है, सब अपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गई हैं, और दूसरा उन्होंने जो देखा कि कश्मीर में जो पंचायती इलेक्शंस हुए वो बड़ा पीसफुली हो गए, और वहाँ तो बड़ी बिल्कुल नॉर्मलसी है। तो उनका जो एक ख्याली पुलाव था कि कश्मीर में
कुछ बर्निंग होगी, दंगा होगा, पर कश्मीर जो है, जो हमारे पास है, वो तो बिल्कुल शांति है। और हमारा जो पूरा ध्यान है अब ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को सर, मैं आपको कैसे वापस दिया जाए, भारत के साथ जोड़ा जाए। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, वापस, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं एग्जैक्ट सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूं सर वो ये है कि क्या पाकिस्तान के इंटरनल प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं कि वो भारत के साथ बिल्डअप और साम दाम दंड भेद करने के लिए मजबूर है, और ऐसे में उसको FATF की भी चिंता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि पैसा तो चीन से मिल ही जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का अगर जो इमरान खान को गद्दी पे रहना है तो उन्हें भारत के साथ अपनी दुश्मनी को बढ़ाकर दिखाना होगा, तभी पाकिस्तानी जनता उनकी सपोर्ट करेगी। क्योंकि और किसी मुद्दे पर अगर इकोनॉमी देखें, किस तरह पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो उस पर तो अपोजिशन पार्टी को वोट जाएगा। दूसरा, वो तो पूरे पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में है, तो जो जनरल बाजवा उनसे कहेंगे वो कर देंगे, उनकी अपनी तो कोई नीति है नहीं। तो इसलिए, और वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों के पहले कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, कुछ कांग्रेस लोगों के मेंबर जो डेमोक्रेटिक हैं, जिन्होंने कश्मीर CAA वगैरह पे कुछ सिंपैथी जताई थी, CAA वगैरह के बारे में। तो शायद इमरान खान का ये भी एक मकसद होगा कि जो वो छोटी सी 2-4 लोगों की लॉबी है अमेरिकन कांग्रेस में, उसको एक्टिवेट किया जाए और उसको कुछ दाना फेंका जाए जिससे कि वो भारत के ऊपर दबाव डालें। गॉट योर पॉइंट सर। अब मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर कुछ दिखाने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। भारत, फ्रांस और UAE मिलकर करने वाले सैन्य अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर। जल्दी संयुक्त अभ्यास की तारीख आ सकती है सामने। राफेल की अगली खेप की डिलीवरी में भी मदद करेगा UAE, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रांस और UAE के साथ मिलकर भारत की चीन को कड़ी चुनौती, ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त बड़ी खबर। भारत, फ्रांस, UAE मिलकर करने वाले सैन्य अभ्यास, बड़ी खबर। और जल्दी संयुक्त अभ्यास की तारीख आ सकती है सामने। राफेल की अगली खेप की डिलीवरी में भी मदद करेगा UAE, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सुमित मेरे साथ है। सुमित, क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये जो ट्रायलैटरल एक्सरसाइज होने वाली है? देखिए निशांत, कहा जा रहा है कि ट्रायलैटरल एक्सरसाइज अप्रैल के महीने में करीब बताया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट ये, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें ना सिर्फ भारत, UAE बल्कि फ्रांस, तीनों देश इसमें जुड़ेंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि तीनों देशों में लगभग राफेल को लेकर लगातार तीनों देश इस्तेमाल, कहा जा रहा है कि UAE के पास भी होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आज तक, क्योंकि भारत का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, जिस तरह हमारी बढ़ रही है। आपको याद है कि हाल ही में आज सुमित, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा थोड़ा सिग्नल क्लियर हो जाए, लेकिन उसके बाद दो बड़ी खबर मेरे पास और आ रही है। और वो मेरे पास जो बड़ी खबर आ रही है ट्रायलैटरल ड्रिल की, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। और भारत की तीनों सेनाओं का अगले हफ्ते बड़ा अभ्यास होने जा रहा है। अंडमान सागर में कवच नाम से होगा बड़ा अभ्यास। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की चुनौती को खत्म करने के लिए अभ्यास होगा, यह बड़ी खबर। तीनों सेनाओं के विध्वंसक हथियार और विमान होंगे ड्रिल में शामिल, बड़ी खबर। इसके बाद एक और मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एक तरफ भारत ये ड्रिल कर रहा है, दूसरी तरफ यानी तैयारियां हमारी तरफ से भी कम नहीं है। सीधे ब्रेकिंग पर आए, अगली खबर। वो बड़ी खबर यह है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कंबाइंड ड्रिल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन के बाद अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो ये है कि किस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है, आइए जरा उसको देखते हैं। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको देखना बहुत जरूरी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है, प्ले करें। फ्रांस और UAE के साथ बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी में भारत नंबर 1। इस संयुक्त अभ्यास को चीन के खिलाफ तीनों देशों की बड़ी एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट, फ्रांस से राफेल की अगली डिलीवरी के वक्त UAE के विमान से होगी हवा में फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग। जनवरी के आखिर तक 3 और राफेल पहुंच जाएंगे भारत। अप्रैल तक कुल 10 और राफेल भारत में डिलीवरी होगी। इससे गल्फ देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में भी भारत का अहम कदम माना जा रहा है। अगले हफ्ते भारत की तीनों सेनाओं का कवच नाम से अंडमान में भी बड़ा अभ्यास होगा। सीधे चलूंगा कसवर के पास इस ग्राफिक से। कसवर, शार्प रिएक्शन। भारत का ये जो रीअलाइनमेंट चल रहा है अभी, पाकिस्तान इसको लेकर कितना टेंशन में? UAE हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, वो सिर्फ चीन कर रहे हैं। और कसवर आप बने रहिएगा क्योंकि वैक्सीन पे भी मुझे आपसे कुछ पूछना है।
देखिए निशांत, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बड़ी कोशिश कर रहा है और कामयाब भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की बात की तो चीन इनके साथ खड़ा हुआ है। और अभी आपने देखा होगा ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए थे, और आप तुर्की को ना भूलें, तो पाकिस्तान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और अभी मैं जनरल साहब ने एक बात की थी, मैं उनको एंडोर्स करता हूं कि इस वक्त जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके इमरान खान के हुकूमत में आने से पहले बड़े ताल्लुकात रहे हैं, इनकी आपस में एक पर्सनल भी वो है, तो इससे पाकिस्तान को एक एज मिलेगा। जो इमरान खान और जो बाइडेन का एक अच्छा ताल्लुक है, वो ट्रांसफॉर्म करने की इमरान खान कोशिश कर रहे हैं इसको, ताकि पाकिस्तान को थोड़ा सा एज मिल सके इसके ऊपर, इंटरनेशनल उसके ऊपर। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस वक्त। और जाहिर सी बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें एक नुकसान शायद कसवर इसका भी हो सकता है कि इमरान खान को इजराइल बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चाहती है इजराइल से संबंध बनाए जाएं, और जो बाइडेन इजराइल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। मेरा ख्याल है कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं, ये पेनफुल है लेकिन एक फैक्ट है, और इसका एक एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। और जो मैं अब इंशाअल्लाह मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के उसके इंटरनेशनल कॉम्बिनेशन के उसमें पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्की, ताजिकिस्तान और टू सम एक्सटेंट बाइडेन है, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको काउंटर करने की, आपको बीच में रोकने के लिए। अब ये भी सच में बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से इमरान खान में पाकिस्तान आर्मी के दबाव में आके इजराइल के खिलाफ जो सड़कों पर विरोध होने वाले थे उसको रोक लगाने के लिए पूरा एक आदेश दे दिया था। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं। कसवर, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके और मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो सब कुछ बता रही है। लेकिन चीन फिर से अरुणाचल पर जता रहा है अपना हक। बड़ी खबर, अरुणाचल में नए गांव वाले क्षेत्र को बताया अपना इलाका। चीन ने कहा चीनी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए अरुणाचल प्रदेश को चीन मान्यता नहीं देता। शॉर्ट्स के साथ सीधे चीन के अपने क्षेत्र में विकास निर्माण बिल्कुल सामान्य। चीनी विदेश मंत्री इसके साथ स्टिल्स, और मैं चाहूंगा शॉर्ट्स भी प्ले करें। मनीष झा, चाइना फिर आ गया अपनी हैसियत पर। निशांत अपना सवाल दोहराएं। मैं कह रहा हूं चाइना फिर आ गया अपनी हैसियत पर। एमईए का क्या रिएक्शन है? अरुणाचल के उस इलाके को बोल रहा है वो हमारा अपना है। जी हां, बिल्कुल निशांत। देखिए, पिछले दिनों हमारी आपकी यही बात हुई थी कि इस मामले में कम से कम विदेश मंत्रालय या भारत सरकार को चीन के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो विदेश मंत्रालय की तरफ से सबसे ताज़ा कहा गया था वो बस यही कहा गया था कि चीन जो अपनी सीमावर्ती इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं और हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन आए दिनों हमारे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है। हम उसके सीमावर्ती इलाके में जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, उसको लेकर हम आपत्ति तक जाहिर नहीं करते हैं। वहीं चीन लगातार ये दुस्साहस करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत सरकार या विदेश मंत्रालय को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना स्टैंड बताना पड़ेगा, क्योंकि वरना हर दिन चीन अपना दावा ठोकता रहेगा और हम लोग हमेशा डिफेंसिव बने रहेंगे। ओके, मैं कोचर साहब को यहां से शुक्रिया कहना चाहूंगा और मेरे साथ डॉक्टर एनएन खन्ना भी जुड़ने वाले सर। लेकिन स्कंद सर, मैं चाहूंगा आप बने रहें, क्योंकि वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, और कसवर आप भी। लेकिन एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, वो ये है किस तरीके से मैं सीधे दिखाएं जो बड़ी खबर इस वक्त जो एक टेंशन को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। ईरान की चेतावनी, किसी भी आक्रामक रवैये का जवाब देंगे। अमेरिकी बॉम्बर की उड़ान के बाद ईरान ने दी चेतावनी शॉट्स के साथ, आर्मी ड्रिल के जरिए ईरान ने अमेरिका को दिखाई ताकत। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, वो जापान और चाइना को लेकर आ रही है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी पर भड़का जापान, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे शॉट्स के साथ राहुल लेकर आए। साउथ चाइना सी के ऊपर विमानों की उड़ान बाधित करने का फैसला। ओवरफ्लाइट की आजादी पर अंकुश लगाना चाहता है चीन। साउथ चाइना सी में बीजिंग में का नहीं है कोई अधिकार, यह जापान ने कहा है। जापान के ने इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के 2016 के फैसले का दिया हवाला। ये दोनों ब्रेकिंग के साथ मनीष झा के पास में आऊंगा। मनीष, जो बाइडेन का वेलकम बहुत ज्यादा टेंशन के साथ हो रहा है, चाहे वो ईरान की टेंशन हो या जापान और चीन की टेंशन हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ईरान को लेकर तो फिर भी आप मान सकते हैं कि आगे दिनों में पीस डील आपको होता दिखेगा, लेकिन चीन को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन से निपटना है। और देखिए, एक साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। जापान का मसलन आपने उदाहरण दिया, भारत, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर इस समय एक अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं।
इसके अलावा इंडिया, फ्रांस, जापान ने इंडो पैसिफिक रीजन पर अलग काम करने का फैसला किया। तो ऐसा बहुत कुछ डेवलपमेंट इस समय जियोपॉलिटिक्स में एक साथ हो रहा है, जहां पर कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए सभी साझेदार गोलबंद हो रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट में गोलबंद हो रहे हैं, जहां सबका एकमात्र लक्ष्य है कि चीन को साउथ चाइना सी में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का जो 2016 का फैसला है, मनीष मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, क्योंकि अब मैं वैक्सीन को लेकर चीन चाइना का हमने जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे ध्वस्त हो गया चीन की चाल। बड़ी खबर, भारत ने वैक्सीन से चीन की दादागिरी को खत्म कर दिया। बड़ी खबर, भारत साउथ चाइना, साउथ एशियाई देशों को दे रहा है वैक्सीन की लाखों डोज। जिनपिंग की जाल से निकलकर नेपाल, बांग्लादेश भी मोदी के मुरीद। साउथ एशिया में चीनी धमक का कोरोना वैक्सीन से काट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डॉक्टर खन्ना के पास सीधे चलूंगा। डॉक्टर खन्ना, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत को अपने नेबरिंग स्टेट से पास ला रही है, एंड पहले कोरोना और उसके बाद फेल्ड वैक्सीन चीन को दूर कर रही है। योर टेक सर। ये बिल्कुल सही बात है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी बहुत जरूरी है कि हमारे नेबरिंग कंट्री में जहाँ पे वैक्सीन नहीं डेवलप हुई है, हमारा एक मॉरल ड्यूटी है कि उनको भी हम वैक्सीन सप्लाई करें, बट क्योंकि जियोग्राफिकली वो हमारे ही नेबर हैं और हमारे ही जैसे हैं। दूसरा ये है कि चाइना की डोमिनेंस इसमें चाइना का ओवरऑल रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है, और डेफिनेटली इंडिया इज द लीडर इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया शुड बी द लीडर लाइक ऑल्सो इन मेडिकल साइंस। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है जो कर रहे हैं। डिप्लोमेसी वर्ड में नहीं कहूँगा, ये हकीकत है और ये होना चाहिए, और इंडिया की सुप्रीमेसी है और होनी भी चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, एक और मेरे पास खबर है, कसबर से एक रिएक्शन लूंगा। चीन जलील करके पाक को दे रहा है कोरोना वैक्सीन की सिर्फ 5 लाख डोज। बड़ी खबर, चीन ने पाक से कहा अपना प्लेन भेजकर ले जाओ वैक्सीन। बड़ी खबर, कई महीनों की खुशामद के बाद पाक को कोरोना वैक्सीन दे रहा है चीन। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं, पहली वाली भी और ये वाली भी। कई महीनों से वैक्सीन के लिए चीन के भरोसे बैठा था पाकिस्तान। कसवर, ये क्या कहा जाए, चाइना पाकिस्तान को रुला रहा है, तड़पा रहा है, अब उनको कुछ समझ में आ रहा है? निशांत, अगर आपको उर्दू की समझ आए तो आप मेरी बात समझ लगेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब एक 210 मिलियन की आबादी में 5 लाख डोजेस आ रही है, तो ये किस किस को देंगे, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई इनकी पॉलिसी क्या है। लेकिन अभी मैं जो बड़ी खबर दे रहा हूं वो ये है कि एक प्रेशर आया है पाकिस्तान के जो प्राइवेट इंपोर्टर्स हैं, वो कराची में बेस्ड हैं, उनकी तरफ से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें ताकि हम इंडियन जो वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड की वो मंगवाया। जस्ट होल्ड द थॉट, एक मिनट कैसे रोकिए, क्योंकि मेरे को बताया गया समय मेरे पास कम है। आपने पॉइंट रखा है ऊंट के मुंह में जीरा। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर खन्ना के पास। सर, आप क्या आपको ऐसा लग रहा है डॉक्टर खन्ना, वैक्सीन जो है वो देश दुनिया को एक साथ लाने की फिर से कोशिश करेगी? जिस कोरोना ने दुनिया को विभाजित किया वो वैक्सीन अब एक साथ लाएगी? डेफिनेटली ये वैक्सीन जो है एक साथ लाएंगी, बिकॉज मेडिकल साइंस ये नहीं डिफरेंशिएट करती है कि इंडियन है या बांग्लादेशी है या भूटान का है। ये सारे ह्यूमन बींग्स हैं। हमारी कंट्री का इथोस भी और साइंटिफिक इथोस भी यही कहता है। तो ये दुनिया को डेफिनेटली साथ लाएंगी। जैसे इंडिया इस रीजन का लीडर होगा, ऐसे और कंट्रीज यूरोप में और यूएस में वो अपने और कंट्रीज को हेल्प करेंगे। ये एक तरीका है वर्ल्ड को एक साथ देखने का और एक साथ वर्ल्ड के लिए पॉलिसी बनाने का। आप जो बता रहे हैं सर ये सही बात है। स्कंद सर, पार्डन मी, मैंने आपसे कहा था मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन समय आज मुझे बताया गया एकदम से द शो हैज बीन कट शॉर्ट। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस शो को एक गुड नोट पर मैं वाइंड अप कर रहा हूं। भारत बायोटेक शुरू करेगा नेजल वैक्सीन का ट्रायल। बड़ी खबर, अब बच्चों को भी लग सकेगा कोरोना का टीका। बड़ी खबर, वायरस का रास्ता ब्लॉक कर शरीर में एंट्री से रोकेगा। 14 दिनों में ही दिखने लगेगा नेजल वैक्सीन का असर। बड़ी खबर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।